हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की है एक पोयम को लेकर के टू हिज स्क्वायर मिस्टर्स बाय एंड्रयू मार्वेल, और हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर मेटाफिजिकल पोयम्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एंड्रयू मार्वेल ने अपनी इस पोयम में बखूबी इस्तेमाल किया हुआ है। अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे जैकोबियन एज से आगे बढ़ते हुए अपनी अगले आने वाली जो है एज में, जिसका नाम कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज का मतलब क्या है कि यहां पर राजा जेम्स फर्स्ट के बाद, यानी कि जो किंग स्टुअर्ट डायनेस्टी के 1603 में इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठते हैं, अब उनके बाद उनके सक्सेसर जो होते हैं वो चार्ल्स फर्स्ट उनके बेटे बनते हैं। और चार्ल्स फर्स्ट ने अपने पिता की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। एक तो पब्लिक का पहले से ही थोड़ा सा गुस्सा था, एक दूसरे फॉरेन कंट्री के राजा को अपने राजा की तरीके से देख रहे थे और उनके डिवाइन राइट ऑफ किंग जैसी बातों को लेकर के उनको मजबूरी में फॉलो करना पड़ रहा था। तो इतनी देर तक तो जनता, इतने सालों तक तो वो शांत थी, लेकिन किंग चार्ल्स फर्स्ट के गद्दी पर बैठने से और उनकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिसके अंदर जनता के अंदर असंतोष जाता। यहां पर यह एज मानी जाती है कि वो इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि यहां पर सिविल वॉर इरप्ट हो जाता है 1642 में, और उसके बाद बहुत मेजर लिटरेचर यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। कैरोलिन एज का जो टाइम पीरियड है वो है कब से, 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बनते हैं, और 1649 में जब क्या किया जाता है, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है उनको। उसके बाद ये एज एंड होती है। इस एज का नाम कैरोलिन एज क्यों पड़ा, मैं आपको बताता चलता हूं कि कैरोलिन यहां पे राजा जो हैं उनका नाम क्या है, चार्ल्स फर्स्ट, यानी जेम्स फर्स्ट के बेटे कौन से हैं, चार्ल्स फर्स्ट। और लैटिन में चार्ल्स को हम क्या बोलते हैं, कैरोलस। लैटिन में क्या है वर्ड, कैरोलस। और इसी कैरोलस से क्या होता है, इस एज का नाम कैरोलिन एज पड़ता है। और इसी एज में हम इसको एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इस एज के जो सबसे फेमस राइटर पोएट थे वो कौन थे, जॉन मिल्टन, एक प्योरिटन राइटर। और किस तरीके से उन्होंने जो है मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट लिखी जाती है यहां पर, और प्लेज का, क्योंकि 1642 में उनका मंचन ही परफॉर्मेंस पर ही बैन हो जाती है, तो यहां पर उन्होंने दूसरा प्ले लिखा है सैमसन एगोनिस्ट्स, जो कि क्या है, एक ऐसा प्ले जो परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि कैसे क्लोजेट ड्रामा का टाइप है। किसका टाइप है, क्लोजेट, CLOSET, क्लोजेट ड्रामा, यानी ऐसा ड्रामा जो परफॉर्मेंस के लिए ना हो बल्कि पढ़ने के लिए लिखा जाए। तो आइए बढ़ते हैं टाइमलाइन की ओर कि 1625 के बाद या 1625 से कौन कौन से ऐसे ईयर थे जहां पर कुछ मेजर सा चेंज यहां पर इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में होता है। कैरोलिन एज 1625 टू 1649। 1626 1626 पहला 7 साल जहां पर द फर्स्ट लोन वॉर विद फ्रांस, ये वार में कौन सा था, फ्रांस के साथ वार हो रहा है, और वहां पर इंग्लिश मोनार्की पर बहुत ज्यादा रेड डेप्स आते जा रहे हैं, और इसको लेकर के यहां पर वार होता है, द फर्स्ट, ठीक है, लोन वार विद फ्रांस, डेथ ऑफ बैकन। और यही टाइम था जब फ्रांसिस बैकन, जो कि क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, उनकी यहां पर डेथ होती है। आगे बढ़ते हैं 1625 चार्ल्स फर्स्ट हैज पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। ये आप समझिएगा, 1629 में 1625 में राजा बनते हैं यहां के, और उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट की पॉलिसीज ने, बहुत सारी पॉलिसीज थी, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है कि इनकी नीतियों का जब पार्लियामेंट ने, संसद ने विरोध किया, तो वहां पर क्या होता है कि चार्ल्स फर्स्ट संसद को ही डिसॉल्व कर देते हैं, भंग कर देते हैं, ताकि संसद इनके कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे। और यही वो टाइम था जब क्या होता है, संसद इनसे अलग होकर के अपनी एक आर्मी भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसको हेड करते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो 2 धड़ों में बटी हुई थी, देखते चलते हैं क्या थे वो। एक तरफ थे कैवेलियर्स, एक तरफ कौन है,
कैवेलियर्स और दूसरी तरफ हैं राउंड हेड्स। राउंड हेड्स, कैवेलियर्स को हम जानते हैं टोरी के नाम से, TORY, और राउंड हेड्स को हम जानते हैं किसके नाम से, विग, WHIGS, विग्स। और ये क्या थे, टोरीज। ये क्या है, इनका नाम ही जिस तरीके से आप देख लीजिए, सपोर्टर्स ऑफ किंग, सपोर्टर्स ऑफ किंग हैं, और ये विग्स ये हैं सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये किसके समर्थक हैं, संसद के समर्थक हैं। और इसी टोरी और विग के बीच में, ठीक है, इन्हीं के दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वॉर हुआ है। कौन सा, सिविल वॉर। यहां पे एक नाम हम देखते चलते हैं कि जो नाम आप देख रहे हैं कैवेलियर्स, ये नाम यहीं से ही शुरू हो रहा है। कैरोलिन एज, कैरोलिन, ठीक है, चार्ल्स, इन्हीं से बना कैवेलियर्स, घुड़सवार सेना जो राजाशाही का प्रतीक है। और गाड़ियों की कंपनी सेवरोले, अगर आपने नाम सुना हो, इनको आप शेवरोलेट पढ़ते हैं, उसका सही नाम क्या है, सेवरोले है। ये सारे नाम एक दूसरे से ही लिंक्ड हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। तो 1629 में जब क्या हुआ, पार्लियामेंट का, संसद का जो है क्या हो जाता है, वो राजा के हर एक्शन पर कंट्रोल करना उसको शुरू करती है। तो राजा ने संसद को ही भंग कर दिया और 1629 से लेकर के 1629 से लेकर के 1642 तक क्या होता है, ये जो शासन होता है वो पर्सनल रूल के नाम से जाना जाता है। यानी पार्लियामेंट नहीं थी, कोई भी हस्तक्षेप करने वाला राजा के इसमें नहीं था। देखिए, dissolved and Sir John Eliot among other leaders imprisoned। ये सारे कौन लीडर थे, सर जॉन एलियट, ये सारे they were all supporters of parliament, संसद के सारे समर्थक थे। पर्सनल रूल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और रात क्या हुआ, चार्ल्स फर्स्ट का पर्सनल रूल शुरू हो गया, कमेंसेस, स्टार्ट होता है, एंड लास्ट फॉर 11 ईयर्स, 1642 तक ये क्या होता है, चलता है, क्योंकि इसी समय यहां पर गृह युद्ध छिड़ जाता है इस देश में। आगे बढ़ते हैं, 1631 डेथ ऑफ जॉन डन, मेटाफिजिकल राइटर, डेथ ऑफ जॉन डन। क्या होता है, जॉन डन की यहां पे डेथ हो जाती है इस ईयर में। आगे बढ़ते हैं, 1634 परफॉर्मेंस ऑफ मिल्टन कोमस। क्या है, मिल्टन का एक प्ले है कोमस, और ये सारे कैसे थे, कोर्ट प्लेस थे, वहां पर इसकी परफॉर्मेंस होती है कोमस की। आगे चलते हैं, 1637 एक्शन टू इंपोज न्यू प्रेयर बुक ऑन स्कॉटिश चर्च, यानी कि 1549 में क्या हुआ था, जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को लाने की बात की गई थी, उसको स्कॉटलैंड में इंपोज किया जा रहा है। यानी आप समझ रहे हैं, स्कॉटलैंड जो कैसा है, वहां पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंट था, यानी सबसे घोर समर्थक प्रोटेस्टेंट कहीं पर थे तो वो स्कॉटलैंड में थे, और उस बुक को वहां पर इंपोज किया जाता है, तो लोग तो बिल्कुल से जायज सी बात है वो नाराज होंगे ही। यहां पे देखिए, और आगे, स्कॉटिश चर्च लेड बाय चार्ल्स मिल्टन लिसिडास, और इसी समय मिल्टन की फेमस वर्क लिसिडास यहां पर आता है। क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा लिसिडास के बारे में। और आगे देखिए, 1640 में पार्लियामेंट रिकॉल्ड ऑन एडवाइस ऑफ स्ट्रैफोर्ड एंड लॉर्ड, यानी 1640 में पार्लियामेंट को रिकॉल किया गया, किसकी सलाह पर, स्ट्रैफोर्ड की सलाह पर और लॉर्ड की सलाह पर। यानी 1629 से लेकर के 1640 तक ये पर्सनल रूल रहा, लेकिन दो एडवाइजर थे, स्ट्रैफोर्ड और लॉर्ड, इनके कहने पर संसद को फिर से क्या किया जाता है, यहां से लाते हैं, यानी मतलब उसको फिर से फॉर्म में ले आते हैं। 1641 एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैफोर्ड, जिन्होंने सलाह दी कि संसद को आप फिर से एक्टिव करिए, उनका ही एग्जीक्यूशन हो जाता है, और इसको लेकर के रेबेलियन इन आयरलैंड, आयरलैंड में विद्रोह हो जाता है इस बात को लेके। 1642 अटेम्प्ट टू अरेस्ट एमपीज, यानी जो संसद थे, सांसद जो थे पार्लियामेंट के, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है किंग के द्वारा। चार्ल्स लीव्स लंदन, राजा लंदन छोड़ के जाता है,
एंड पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइजेस लंदन मिलिशिया, यानी कि पार्लियामेंट संसद अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करती है कहां पे, लंदन में। और किसकी लीडरशिप में, ओलिवर क्रॉमवेल, याद रखिएगा। हेनरिटा मरिया, ये कौन है, चार्ल्स फर्स्ट की वाइफ। चार्ल्स फर्स्ट ने अपनी शादी किससे की थी, फ्रेंच क्वीन हेनरिटा मरिया से, और वो एक कैथोलिक थी। आप समझते रहिएगा, हेनरिटा मरिया क्या है, एक कैथोलिक है। जनता कैसी है, प्रोटेस्टेंट है, धार्मिक उन्माद भी होने वाला है। कैसे आप एक प्रोटेस्टेंट रहते हुए आप एक कैथोलिक महिला से शादी कर सकते हैं, इसका मतलब आप कैथोलिक की तरफ से आपका झुकाव है। और ये बात यहां पे लोगों को बुरी लग रही थी। और जब ये सिविल वॉर शुरू हो गया, कुल मिलाकर के 1642 में हेनरिटा मरिया फ्रांस जाती हैं ताकि वहां पर वो अपने मायके से मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट को ला सकें, यानी सेना की और वित्तीय सहायता लेकर के वो आ जाएं। आगे देखिए, फ्रांस फॉर फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस। और ये ध्यान रखने की बात है कि यही टाइम पीरियड होता है कि चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे हैं, एक का नाम है चार्ल्स सेकंड, दूसरे का नाम है जेम्स सेकंड। ये दोनों भी फ्रांस भाग जाते हैं अपने नाना के यहां पर। चार्ल्स फर्स्ट तो प्रोटेस्टेंट था, लेकिन जेम्स सेकंड वो क्या थे, वो एक अवोर्ड कैथोलिक थे। अवोर्ड का मतलब क्या है, उन्होंने अपने आप को कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है, एक क्या कई सारे आते हैं जो कि इसी बात को लेकर के हैं। तो आप ये बात अपने माइंड में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स एट नॉटिंघम कॉल्स फॉर वॉलंटियर्स टू द रॉयलिस्ट कॉज। यहां पे नॉटिंघम में आकर के वो वॉलंटियर्स स्वयं सेवकों को इकट्ठा करते हैं टू द रॉयलिस्ट कॉज की सपोर्ट करिए, ये राजाशाही का मामला है और आपको हमारी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ मिलिट्री जो है डिक्टेटरशिप की ओर देश बढ़ना लगा है। 1643 सीजेस ऑफ ग्लूस्टर एंड हल प्रिवेंटिंग रॉयलिस्ट अटैक ऑन लंदन स्कॉट्स अलाइ विद पार्लियामेंट। क्या देखिए क्या है, सीजेस ऑफ ग्लूस्टर, यानी ग्लूस्टर पे सीज होता है, एंड हल प्रिवेंटिंग रॉयलिस्ट, और हल जो है यानी कैवेलियर्स को, सेना की, राजा की आर्मी को, इनके अटैक को रोक रहा है कहां पर, लंदन में। और स्कॉट्स अलाइ विद पार्लियामेंट, और स्कॉटलैंड जो है वो भी क्या है, वो पार्लियामेंट के साथ में उसकी अलाइ यानी उसके साथ संगठन में वो है। रीन ऑफ चाइल्ड लुई 14 फ्रांस में, ठीक है, लुई 14 का रूल शुरू होता है। और क्या है, बिगिंस सर टॉमस ब्राउन, लिटरेचर का मतलब है ये, और इसी एज में सर टॉमस ब्राउन की रिलीजियो मेडिसी ये वर्क आता है। आगे देखते हैं 1644 बैटल ऑफ मैस्टन। बैटल ऑफ मैस्टर मूर मीन्स दैट नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड इज सिक्योर्ड फॉर पार्लियामेंट। मास्टन मूर का युद्ध होता है और इस युद्ध में पार्लियामेंट जो संसद है वो राजा की आर्मी को यानी कैवेलियर्स को बुरी तरीके से हराती है, और उसके हराने से क्या होता है, नॉर्थ इंग्लैंड जो होता है, उत्तरी इंग्लैंड, वो इनके कब्जे में आ जाता है और सिक्योर कर लिया जाता है। यानी राजा की जो आर्मी है वो वहां पर अब नहीं आ सकती है, इनकी किलेबंदी हो गई है। और इसी समय मिल्टन का फेमस वर्क एरियोपजिटिका आता है, याद रखिएगा, इसने 1644 में। आगे बढ़ते हैं 1645 न्यू मॉडल आर्मी स्टैब्लिश्ड। क्या हुआ, न्यू मॉडल आर्मी स्टैब्लिश्ड, मेन रॉयलिस्ट आर्मी डिस्ट्रॉयड एट बैटल ऑफ नेस्बी। क्या होता है, न्यू मॉडल आर्मी स्टैब्लिश की गई, यानी राजा की जो आर्मी है, सेना, वो क्या हो गई है, वो अब यहां पे खत्म कर दी गई। और उसके बाद राजा एक नई आर्मी को बनाते हैं, उसका क्या नाम होता है, मॉडल आर्मी स्टैब्लिश किया जाता है। मेन रॉयलिस्ट आर्मी जो असली शाही सेना थी वो क्या हुई, डिस्ट्रॉयड एट बैटल ऑफ नेस्बी। और यही साल होता है जब प्रेयर बुक एबॉलिश्ड, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को लगाने का, उसे एबॉलिश कर दिया गया। और क्या होता है, लॉर्ड एग्जीक्यूटेड, और लॉर्ड को वहां पे एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। 1646
चार्ल्स सरेंडर टू स्कॉट्स। स्कॉटलैंड वाले जहां से आए थे इनके पिताजी, उनको क्या करते हैं, चार्ल्स सरेंडर कर देते हैं। ये स्कॉटलैंड वाले अभी किनके अलाई हैं, पार्लियामेंट के, संसद के। उनको चार्ल्स फर्स्ट ने कोई चारा ना देखते हुए 1646 में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर देता है वो। लेकिन सब चाल थी, ये था कि फिर हम फिर से थ्रोन पे आ जाएं। 1646 में वो चार्ल्स फर्स्ट क्या करते हैं, स्कॉटलैंड को सरेंडर करते हैं। और अब देखिए आगे इनकी कैसे हेल्प होगी। 1646-7 चार्ल्स डिलीवर्ड ओवर टू पार्लियामेंट, चार्ल्स एस्केप्स टू आयल ऑफ वाइट। समझ रहे हैं क्या होता है कि चार्ल्स डिलीवर्ड ओवर टू पार्लियामेंट, जो स्कॉटलैंड वाले होते हैं स्कॉटिश, वो एक मोटी रकम लेकर के राजा को फिर से संसद के हाथों में बेच देते हैं। बेच तो देते हैं, यहां से पैसा भी लिया है, लेकिन चार्ल्स एस्केप्स टू आयल ऑफ वाइट। आगे चल करके यही स्कॉटिश लोग होते हैं, वो चार्ल्स की मदद करते हैं जेल से भागने के भी। यानी यहां पे सरेंडर कराते हैं, यहां पर पैसे लेकर के पार्लियामेंट को सौंपा भी, जेल में गए, जेल से हटवाया भी इनको, जेल से भागने भी इनकी मदद वो करते हैं। और चार्ल्स भाग जाते हैं कहां पर, आयल ऑफ वाइट में, इस जगह पर वो भाग जाते हैं। 1648 सेकेंड सिविल वॉर, दूसरा गृह युद्ध शुरू होता है। स्कॉट्स नाउ साइड विद द किंग, और जो स्कॉट्स हैं वो अब राजा के साथ में लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे क्या होता है, 30 years ऑफ वॉर एंड्स, 30 साल का जो युद्ध शुरू हुआ था 1618 में, वो क्या होता है, अब यहां पे खत्म हो जाता है। आगे देखिए 1649 ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। 1648 में जब सेकेंड बार यहां पे सिविल वॉर शुरू होता है, तो अभी तक क्योंकि राजा की जो आर्मी थी वो ट्रेंड थी, उसको अच्छा खासा प्रशिक्षण मिला हुआ था, तो राजा की आर्मी जीत रही थी। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल वो क्या करता है, सेना को इकट्ठा करता है और सेना को लेकर के जाता है कहां पर, स्कॉटलैंड में। और वहां पर वो उन सेनाओं को ट्रेन करता है, किसमें, GUERILLA, गुरिल्ला वारफेयर, यानी छापामार युद्ध कला में, जैसे शिवाजी हमारे यहां किया करते थे। यहां पे क्या होता है कि गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक, उनको पता था कि राजा की सेना की आर्मी को आप सीधे सीधे टक्कर नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी, जैसे हमारे यहां नक्सल्स करते हैं। तो वो गुरिल्ला वारफेयर में इनको ट्रेन करता है, और इस बार राजा का कोई बहाना नहीं चलता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। हालांकि क्या होता है कि 1649 में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वोटिंग होती है, और वोटिंग राजा के फेवर में जा रही होती है। राजा के फेवर में वोटिंग होती है कि नहीं, इनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो लोग राजा के फेवर में थे उनको वोट करने ही नहीं दिया जाता, उनको नजरबंद कर दिया जाता है ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था। और इस तरीके से 1649 में राजा को, यानी चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है यहां पे। और यही टाइम था जब सिविल वॉर 7 साल तक चल करके एंड हो जाता है। और इसके बाद की जो पीरियड है वो कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानी जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कल हम कैरोलिन एज के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे कि सिविल वॉर में क्या क्या चीजें हुई, कितने सैनिक मारे जाते हैं, जनता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और लिटरेचर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताइएगा।